गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ा, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में पढ़े। तो आज उसका थोड़ा सा एक दो पॉइंट रहता है फ्लावर के, तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो देखो परसों का थोड़ा सा रहा था, वो भी हम अभी पढ़ लेते हैं। तो फ्लोरल वॉल दो टाइप्स के होते हैं। फ्लोरल वॉल दो टाइप के। पहले टाइप को हम कहते हैं एसेंशियल वॉल। एसेंशियल वॉल या दूसरा नाम रिप्रोडक्टिव वॉल। रिप्रोडक्टिव वॉल देखो, और दूसरी टाइप को हम कहते हैं नॉन एसेंशियल वॉल। नॉन एसेंशियल वॉल या यूं कहो नॉन रिप्रोडक्टिव वॉल। या कह सकते हो एसेसरी वॉल। देखो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था फ्लावर में चार वॉल्स होते हैं। आउटर मोस्ट वॉल इज कॉल्ड इट सेपल, collective name is called it calyx. Then the second outermost wall is called it petal, collective name is called it corolla. Then the third wall is the stamen, collective name is called it androecium. And the fourth wall is carpel, collective name is called it gynoecium. तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। एसेंशियल वॉल कौन सी, इन चार में से कौन सी पार्ट को हम एसेंशियल वॉल कहते हैं? इन चार में से एंड्रोशियम को, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम क्या है? नॉन एसेंशियल वॉल। सॉरी, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम जो है वो एसेंशियल वॉल है, रिप्रोडक्टिव वॉल है। ये दोनों डायरेक्ट इन्वॉल्व रहते हैं किसमें? प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में, डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में। डायरेक्टली पार्टिसिपेट in the process of reproduction। ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। अब उसके बाद ये देखो एसेसरी वॉल, इनको हम या हेल्पिंग वॉल भी कहते हैं। हेल्पिंग वॉल, इनमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? कैलिक्स एंड कोरोला, यानी सेपल्स एंड पेटल्स। कैलिक्स एंड कोरोला ये डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नॉट directly participate in the process of sexual reproduction। in the process of sexual reproduction, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब हर एक फ्लावर में चार वॉल्स होते हैं, चार में से दो वॉल यानी स्टेमिन और कार्पेल ये रिप्रोडक्टिव वॉल है, एसेंशियल वॉल है, क्योंकि इनके अंदर रिप्रोडक्टिव गैमीट्स बनते हैं मेल ऑर्गन्स का, यानी स्टेमिन्स में मेल गैमीट, कार्पेल में फीमेल गैमीट। तो ये दोनों डायरेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए ये है एसेंशियल वॉल। दूसरा नॉन एसेंशियल वॉल, क्योंकि कैलिक्स और कोरोला यानी सेपल और पेटल डायरेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं एसेसरी वॉल। इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन में सिर्फ हेल्प करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लावर। अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड देखो, फ्लावर सेक्स।
फ्लावर सेक्स। अब देखो सेक्स ऑफ द फ्लावर के बेसिस पे फ्लावर्स की और दो तीन टाइप्स हैं, ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इधर देखो फ्लावर के सेक्स के बेस पे फ्लावर के और बहुत यानी तीन चार टाइप्स हैं। सबसे पहले को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट प्लांट। अब इधर देखो बेटा, यानी अगर एक ही फ्लावर्स में दोनों मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो, उस फ्लावर को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर जिस प्लांट में जितने भी फ्लावर्स प्रेजेंट हो, सारे के सारे फ्लावर्स में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो, उस प्लांट को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट और हर्माफ्रोडाइट प्लांट। बोथ stamen and carpels present in a single flower borne on single plant, then the condition is known as bisexual और hermaphrodite plant। देखो ये एक पौधा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक दो पत्ते भी बनाता हूँ, ये इनकी लीफ है। उसके बाद उसके अंदर फ्लावर्स देखो, अगर यहाँ एक फ्लावर, दो फ्लावर, मान लो तीन फ्लावर है, लेकिन हर फ्लावर में क्या होनी चाहिए, हर फ्लावर के अंदर मेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होनी चाहिए। हर फ्लावर के अंदर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट अगर हो, तो उस फ्लावर को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। देखो ये कार्पल है, ये है स्टैमिन, ये है स्टैमिन, ये है स्टैमिन, ये है स्टैमिन, ये है स्टैमिन। 1 2 3 इस प्लांट के अंदर, ये प्लांट ए, तो इस प्लांट के अंदर यानी इस प्लांट के ऊपर 3 फ्लावर्स है, लेकिन हर फ्लावर के अंदर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, तो इस प्लांट को हम हर्माफ्रोडाइट प्लांट कहेंगे और फ्लावर्स को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अब उसके बाद कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं ओनली वन सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट, ओनली वन सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट इन ए सिंगल फ्लावर, प्रेजेंट इन ए सिंगल फ्लावर। अगर एक ही फ्लावर में सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, तो उस फ्लावर को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। देखो ये रिसेप्टेकल है, अब इस रिसेप्टेकल के ऊपर सबसे पहले मैं एक फ्लावर बनाऊंगा। इस रिसेप्टेकल के ऊपर तो ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कार्पेल ही प्रेजेंट है। तो इस फ्लावर को मैं क्या कहूं, इस फ्लावर को मैं कहूंगा पिस्टिलेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर। क्यों कहूंगा पिस्टिलेट फ्लावर, क्योंकि इस फ्लावर में सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, तो इसलिए इस फ्लावर को मैं कहूंगा यानी पिस्टिलेट फ्लावर। दूसरा कंडीशन देखो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में दो कंडीशन होते हैं, इसमें फर्दर दो टाइप होते हैं, पिस्टिलेट फ्लावर एंड स्टेमिनेट फ्लावर। इसमें दो कंडीशन होते हैं, पिस्टिलेट फ्लावर, पिस्टिलेट
फ्लावर, दूसरा स्टैमिनेट फ्लावर, स्टैमिनेट फ्लावर। देखो दूसरा फ्लावर देखो इधर, ये रिसेप्टेकल है, रिसेप्टेकल कहो या आप उसे थैलेमस कहो, सेम है। थैलेमस वो जगह है जहां से सारे फ्लोरल वॉल्स अराइज होते हैं, अदर फ्लोरल वॉल्स। इसके ऊपर बहुत सारे नोड्स होते हैं, इंटरनोड्स, नोड्स, इंटरनोड, हर नोड से अलग अलग फ्लोरल वॉल्स अराइज होते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं बनाऊंगा सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये सेपल है, ठीक है। तो ये पेटल है, दो टाइप के फूल बनाए हैं, एक फ्लावर जिसके अंदर सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, दूसरा जिसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट। तो मेल सेक्स ऑर्गन जिनमें प्रेजेंट है उस फ्लावर को हम क्या कहेंगे? स्टैमिनेट फ्लावर, स्टैमिनेट फ्लावर। तो इसका मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। कुछ फ्लावर के अंदर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो तो उस फ्लावर को हम कहेंगे मेल फ्लावर या स्टैमिनेट फ्लावर, और जिन फ्लावर्स में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हो उन फ्लावर्स को हम कहेंगे पिस्टिलेट फ्लावर। और बाइसेक्सुअल फ्लावर का भी मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊंगा, बस इसको जूम आउट करूं। ये कार्पेल, ये ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और बाहर से मैं बनाऊंगा पेटल। देखो अब तीन फ्लावर मैंने बनाए हैं, इसमें अंदर वाला क्या है? कार्पेल है, और ये है स्टैमिन। तो एक फ्लावर के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो तो इस फ्लावर को हम क्या कहेंगे? इस फ्लावर को हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर मीन्स ए फ्लावर इन विच बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। अगर दोनों मेल और दोनों फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हो तो उस फ्लावर को हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर दो में से सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो तो उस फ्लावर को सबसे पहले तो हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन अगर उन्हीं यूनिसेक्सुअल फ्लावर में से सिर्फ जिन फ्लावर में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी पेस्टिल ही प्रेजेंट हो तो उस फ्लावर को पेस्टिलेट फ्लावर, स्टैमिन प्रेजेंट हो तो स्टैमिनेट फ्लावर। दो और कंडीशन है, मोनोशियस एंड डायोशियस, मोनोशियस एंड डायोशियस। इन दोनों को मैं नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। यहां स्पेस कम बचा तो इसको थोड़ा नोट डाउन करो। ओके मोनोशियस प्लांट, देखो मोनोशियस प्लांट किसे कहते हैं? both male and female sex organ born, या यूं लिखो both male and female reproductive organ अच्छा मोनोशियस प्लांट both
male and female flower, if both male and female flower born on the same plant. देखो इस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोशियस कंडीशन, यानी मोनोशियस। एक ही प्लांट के ऊपर अगर दोनों मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट हो तो उस प्लांट को हम कहते हैं मोनोशियस प्लांट। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक प्लांट, तो इस प्लांट के लीफ अच्छे से कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। देखो मैंने बनाया 4 टाइप के फ्लावर। पहले नीचे के 2 फ्लावर में सिर्फ मेल यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को दिखाया। अब दूसरा देखो, दूसरे फ्लावर में मैं दिखाऊंगा सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। ये देखो एक ही प्लांट है, उस प्लांट में 4 फ्लावर है। ये पहला फ्लावर, ये दूसरा फ्लावर, ये तीसरा फ्लावर, ये चौथा फ्लावर। लेकिन 4 फ्लावर्स में से 2 फ्लावर में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ये वाला फ्लावर कौन सा हुआ? पिस्टिलेट फ्लावर। पिस्टिलेट फ्लावर कहो, या आप इसे मेल फ्लावर भी कह सकते हो। मेल फ्लावर, 2 मेल फ्लावर है, 2 फीमेल फ्लावर है। हाँ, 2 फीमेल फ्लावर और ये है मेल फ्लावर। देखो एक प्लांट के अंदर 2 टाइप के फ्लावर खिलते हैं, यानी एक सिंगल प्लांट के ऊपर अगर 2 टाइप के फ्लावर प्रेजेंट हो, कुछ फ्लावर्स मेल हो, कुछ फ्लावर्स फीमेल हो, कुछ फ्लावर मेल हो, कुछ फ्लावर फीमेल हो, उस प्लांट को हम कहते हैं मोनोशियस प्लांट। The plant is known as called monoecious plant. The plant is known as monoecious plant. मोनोशियस प्लांट याद रहेगा। मोनोशियस प्लांट किसे कहते हैं? यानी बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स बोर्न ऑन ए सिंगल प्लांट, एक ही प्लांट के ऊपर दोनों मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट हो तो उस प्लांट को हम कहते हैं मोनोशियस प्लांट, राइट। अब देखो दूसरा, इसका बेस्ट एग्जांपल कॉर्न। आप मक्की को देखते हो, यानी मेज प्लांट्स को, इनमें कुछ फ्लावर जो है वो फीमेल होती है, कुछ फ्लावर्स मेल होते हैं। तो दोनों टाइप के फ्लावर्स एक सिंगल प्लांट के ऊपर खिलते हैं। कंडीशंस को कहते हैं मोनोशियस। दूसरा कंडीशन डायोशियस। बस इसी का उल्टा डायोशियस। ये लिखो, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर born on separate plant, separate plant। अगर दोनों मेल और फीमेल फ्लावर सेपरेट प्लांट्स के ऊपर खिलते हैं उस कंडीशंस को हम कहते हैं डायोशियस। ये डायोशियस प्लांट, सेपरेट प्लांट। अब इधर देखो, यहां मैं 2 प्लांट बनाऊंगा। एक ही स्पीशीज के 2 इंडिविजुअल प्लांट है, एक ही स्पीशीज के 2 इंडिविजुअल प्लांट्स हैं।
देखो ए बी है, ये प्लांट एक ही स्पीशीज के, एक ही प्लांट है। दोनों प्लांट एग्जांपल में यहां देता हूं, दोनों प्लांट जो है वो सीबकथॉर्न के है। एग्जांपल में भी सीबकथॉर्न, सीबकथॉर्न जो फेमस है लद्दाख में, ठीक है। अब इधर देखो, ये भी सीबकथॉर्न है, ये भी सीबकथॉर्न है, ठीक है, सीबकथॉर्न है। अब इधर देखो, है तो एक ही प्लांट, लेकिन इस प्लांट के ऊपर कौन से फ्लावर खिल रहे हैं? उस प्लांट के ऊपर सिर्फ फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, और इसके ऊपर मेल फ्लावर, मेल फ्लावर। तो अगर दोनों मेल और फीमेल फ्लावर सेपरेट इंडिविजुअल प्लांट्स के ऊपर खिलते हो, उस कंडीशंस को हम कहते हैं डायोशियस कंडीशन, डायोशियस कंडीशन। जैसे कि सीबकथॉर्न सितंबर अक्टूबर के मंथ में फ्रूटिंग होती है, तो आप लोग देखते हो कुछ सीबकथॉर्न के ऊपर फ्रूट निकल आते हैं, यानी सितंबर या अक्टूबर के मंथ में। लेकिन कुछ सीबकथॉर्न के ऊपर कोई फ्रूटिंग नहीं होते। तो आप समझते हो ये अलग स्पीशीज नहीं, ये एक ही स्पीशीज है, लेकिन जिनके ऊपर फ्रूटिंग नहीं होते हैं वो मेल प्लांट है, जिनके ऊपर फ्रूटिंग होती है वो फीमेल फ्लावर है। तो इसका मतलब मेल फ्लावर के ऊपर फ्रूटिंग नहीं होते हैं, फीमेल फ्लावर के ऊपर फ्रूटिंग होती है। अगर आपको इस तरह के प्लांट्स इन्वायरमेंट में मिल रहे हैं, तो इसका मतलब उनमें जो फ्लावर्स होगा वो डायोशियस कंडीशंस में होंगे। प्लांट मेल फ्लावर अलग इंडिविजुअल प्लांट पे बॉर्न होते होंगे और फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पे, राइट। तो यहाँ पे फ्लावर सेक्स कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंथर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर का दूसरा नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। देखो ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे हम कहते हैं स्टेमिन, राइट। देखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमिन है। इस टर्मिनल बाइलोब स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंथर। और इस एंथर और इस फिलामेंट पे जहां पे ये दोनों जुड़े हुए इसे को कहते हैं कनेक्टिव, और इस स्टाक को हम कहते हैं फिलामेंट, फिलामेंट। ये तीनों मिलकर बनाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी स्टेमिन। तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? स्टेमिन। देखो ये एंथर है, क्या है ये? एंथर। क्या है ये? एंथर। इस एंथर के अंदर जो है माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, इस एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। तो इसलिए इसकी स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोरेंजियम कहा, यानी माइक्रोस्पोर डेवलप होने वाली जगह। स्पोरेंजियम मीन्स स्पोर बियरिंग ऑर्गन, an organ a structure which consists of spore. Microsporangium means ये स्पोर फीमेल स्पोर के कंपैरिजन में छोटे होते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा माइक्रोस्पोर। माइक्रो मीन्स माइन्यूट, स्पोर मीन्स प्रोपोग्यूल्स,
यानी स्पोर्स बनते हैं लेकिन छोटा स्पोर बनते हैं, मेल गैमीट बनते हैं, मेल गैमीट फीमेल गैमीट के कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं। अब देखो इस एंथर, क्योंकि हमें इस एंथर के बारे में पढ़ना है, तो इसके अंदर ही तो मेल गैमीट बनते हैं जिसे हम माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स कहते हैं। लेकिन इसको पढ़ने से पहले इस एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में तो हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एंथर का स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो ये हुआ एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी स्टैमिन। ये फिगर किसका है? ये फिगर है स्टैमिन का, राइट। अब इधर देखो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अगर मैं इस एंथर का टीएस सेक्शन काटूं ऊपर से लेके नीचे तक, जैसे कि आप घर में प्याज तो काटते होंगे, ये प्याज मान लो, तो जब आप प्याज का बीच में से स्लाइस काटते हो तो आपको किस तरह के स्लाइस मिलते हैं? ऐसे पतले स्लाइस मिलते हैं कि नहीं मिलते? मिलते हैं, राइट। इसी तरह अगर मैं इस एंथर को इस एंथर का सेक्शन काटूं ऊपर से लेके नीचे की तरफ, वर्टिकल सेक्शन, इसके अंदर आउटर से लेके इनर तक जितने भी सेल्स के लेयर मिलते हैं उसे हम कहेंगे एनाटॉमी, यानी एंथर का एनाटॉमी। तो एंथर को माइक्रोस्पोरेंजियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसी एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं, यानी उसी एंथर्स के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम पड़ गया माइक्रोस्पोरेंजियम। तो हमें इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए क्या करना है? हमें इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटना है। इसका ट्रांसवर्स सेक्शन यानी ऊपर से लेके नीचे की तरफ हमें इसको काटना है। देखो अब मैं आपके जेके यानी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का भी एक डायग्राम लूंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सीबीएसई में डायग्राम बेस्ड होते हैं। इधर देखो, यही एंथर तो मैंने बनाया। अगर इस एंथर का बीच में से ट्रांसवर्स सेक्शन काटूं, देखो सेक्शन दो टाइप्स के होते हैं। अगर ऊपर से लेके नीचे की तरफ काटोगे तो वो हुआ वर्टिकल सेक्शन, अगर ऊपर से लेके नीचे की तरफ काटोगे तो वर्टिकल सेक्शन। अगर मैं बीच में से ऐसे काटूं तो इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। अब देखो ये एंगुलर शेप में होते हैं, बाई लोब्ड एंथर, दो लोब हैं, एक लोब यहां से, दूसरा लोब पीछे से। अगर इसका सेक्शन काटूं तो हमें कैसे नजर आएगा? हमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर। ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है, ठीक है। तो इसलिए इस डायग्राम को मैंने दिखाया, तो इसको डिलीट करके हम खुद अपनी तरफ से डायग्राम बनाते हैं। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, transverse section of typical anther shows the following structure. अगर हम इस एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो हमें किस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा? ट्रांसवर्स सेक्शन काटने पे हमें क्या मिलेंगे? सबसे पहला पॉइंट, a bilobed anther is tetrasporangiate type. ये भी आपको अभी समझ आएंगे, ठीक है। टेट्रास्पोरेंजिएट टाइप में एक बाइलोब्ड एंथर, अगर एंथर दो लोब, मोस्ट ऑफ द एंथर जो है वो बाइलोब होते हैं। कुछ ही प्लांट्स में एंथर यूनिलोब होते हैं, ये मैंने कहा तो सिर्फ एक ही लोब होता है। एग्जाम्पल भी मैंने दिए थे प्रीवियस क्लास में, चाइना रोज, लेडीज फिंगर और कुछ मेंबर्स ऑफ फैमिली मालवेसी में। लेकिन जब ये एक ही लोब होते हैं उसके अंदर सिर्फ दो ही चैम्बर्स होते हैं पोलन ग्रेन्स के। लेकिन अगर ये बाई लोब होते हैं तो इसके अंदर पोलन डेवलप होने वाली जगह चार होते हैं, तभी तो इसका नाम पड़े टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट मीन्स एक टिपिकल एंथर में चार स्पोर डेवलप होने वाली जगह हैं, ठीक है। अब मैं एंथर का स्ट्रक्चर बनाऊंगा।
आउटर सबसे आउटर मोस्ट लेयर होते हैं एपिडर्मिस। अब देखो आउटर मोस्ट लेयर पे क्या होते हैं एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं आउटर मोस्ट लेयर को? एपिडर्मिस। और इसको मिटाऊंगा, ठीक है। दिस इज द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर को। अब देखो एंथर का स्ट्रक्चर साथ साथ हम लिखेंगे भी ताकि आप लोगों को चीजें अच्छे से याद रहेंगे, ठीक। जब आप इस एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन काटे हो बीच में से तो आपको क्या नजर आएंगे? आपको ये स्ट्रक्चर नजर आएंगे जो अभी मैं धीरे धीरे बनाते जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला एपिडर्मिस। जब आप एंथर का स्ट्रक्चर लोगे तो बाहर से आउटर मोस्ट आपको क्या मिलेंगे? एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट पे क्या मिलेंगे? एपिडर्मिस। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर आउटर मोस्ट लेयर, यानी एपिडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर है, ठीक है। सबसे लास्ट पे यही है एपिडर्मिस। और ये सिर्फ एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का बना हुआ है, सिंगल लेयर्ड है, कंपोजिट ऑफ फ्लैट सेल्स। जिन सेल्स से एपिडर्मिस बना है उन सेल्स का शेप जो है फ्लैट है या बैरल शेप्ड, ठीक है। और एक ही लेयर का सेल्स का बना, एक ही लेयर, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, सिंगल लेयर ऑफ सेल, सिंगल लेयर ऑफ सेल। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। उसके बाद नेक्स्ट पे और एक लेयर है, उस लेयर की सेल जो है वो किस तरह के बना होते हैं? वो बना है यानी रेडियल अरेंजमेंट में, ठीक है, रेडियल थिकनिंग है। देखो अब इधर देखो, इस लेयर को हम कहते हैं इंडोथीसियम। इंडोथीसियम। ये भी एक सिंगल लेयर्ड सेल्स के बने हैं, यानी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। सेल्स की एक ही लेयर का बना, लेकिन इन सेल्स के बीच रेडियल थिकनिंग है। इनके बीच एक सेल और दूसरे सेल के बीच जो है वो कैलोस वॉल का डिपोजिशन हुआ है।
एक सेल और दूसरे सेल के बीच, इनके बीच रेडियली जो है इनमें कैलोस वॉल बना होता है, जिसको हम कहते हैं रेडियल थिकनिंग, इंडोथीसियम। नंबर सेकंड, इंडोथीसियम। तो इंडोथीसियम भी, ये भी सेकेंड लेयर है, सिंगल लेयर है। लेकिन इनके सेल्स के बीच क्या है, रेडियल थिकनिंग है। सेल्स के बीच रेडियल थिकनिंग किसकी वजह से, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैलोस वॉल। यानी इनमें क्या है, कैलोस वॉल बनाते हैं। एक का पॉलीसेकेराइड है कैलोस, कैलोस वॉल। अब इधर देखो, जब हम इस एंथर को इस एंथर का ट्रांसफर सेक्शन करते हैं तो हमें क्या नजर आते हैं, सबसे बाहर से एक सिंगल लेयर की सेल जिन्हें हम कहते हैं एपिडर्मिस। उसके बाद नेक्स्ट लेयर ऑफ सेल्स को हम कहते हैं इंडोथीसियम, जिनके सेल थिक वॉल है, रेडियल थिकनिंग है। किसकी वजह से, कैलोस वॉल की डिपोजिशंस की वजह से। सेल्स इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड, क्लोजली पैक्ड है, यानी सेल के बीच कोई इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद नहीं है। उसके बाद आते हैं हमारा थर्ड लेयर। अब देखो, उसके बाद थर्ड लेयर जो मैंने बनाया उसे कहते हैं हम मिडिल लेयर। मिडिल लेयर, ये लेयर 2 to 3 लेयर्स के होते हैं, यानी 2 to 3 लेयर्स ऑफ सेल्स की बनी होती है। ठीक है, अब नंबर थर्ड है हमारा कौन सा, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर, तो ये लेयर्स कौन से सेल्स का बना होते हैं, कंपोज्ड ऑफ लूसली पैक्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स। देखो, ये थर्ड लेयर जो है मिडिल लेयर, ये किसका बना है, ये सिंपल पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है, यानी उनकी सेल्स के बीच इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, लूजली पैक्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स।
कितनी सेल्स का मतलब 2 to 3 लेयर ऑफ सेल्स, 2 to 3 लेयर्स ऑफ सेल्स। सेल्स की 2 या 3 लेयर्स होते हैं, सेल्स की 2 या 3 लेयर्स मौजूद होते हैं। यहां तक किसी ने समझ है? कंपोजिट ऑफ लूजली पैरेन्काइमेटल सेल्स। अब देखो यहां पे एक जगह है, यहां पे एक जगह, एक ग्रुप आप लोगों को नजर आ रहे हैं, इसे हम कहते हैं स्टोमियम। क्या कहते हैं इसे? स्टोमियम। इसी को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ डिहिसेंस और लाइन ऑफ डिहिसेंस। इसी स्टोमियम को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ डिहिसेंस, पॉइंट ऑफ या लाइन ऑफ डिहिसेंस। क्योंकि जब एंथर फुली मैच्योर हो जाते हैं, होने के बाद जब ये मिडल लेयर्स और इंडोथीशियम क्या हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, तो उस वक़्त ये दोनों चैम्बर एक हो जाते हैं, स्टोमियम रप्चर हो जाते हैं, यहाँ से स्पोर बाहर निकलना शुरू होता है। यानी एंथर की फटने की जगह है, डिहाइस होने की जगह है, जिसे हम कहते हैं स्टोमियम। यानी स्टोमियम इज ए प्लेस, इट ए पॉइंट ऑफ डिहिसेंस, जहाँ से एंथर रप्चर होती है और सारे माइक्रोस्पोर्स को बाहर रिलीज करते हैं। माइक्रोस्पोर को बाहर रिलीज करने की जगह, जिस तरह आप गुब्बारे लाते हो घर में, आप ये नट्स लाते हो, तो उन चिप्स के पैकेट में भी किसी एक जगह से आराम से काटने की जगह होते हैं। बिल्कुल उसी तरह ये स्टोमियम भी एक ऐसा जगह है जहां से एंथर रप्चर होना शुरू होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये इंडोथीशियम और मिडल लेयर जो है वो हेल्प करते हैं किसमें? डिहिसेंस ऑफ एंथर में। इंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, मिडल लेयर, इनका फंक्शन क्या है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन। पहले तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन, पहले तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इनर सेल मास को। ठीक है, नंबर दूसरा, हेल्प्स इन डिहिसेंस ऑफ एंथर, हेल्प्स इन डिहिसेंस ऑफ एंथर। अब डिहिसेंस मीन्स रप्चर, रप्चर ऑफ एंथर एंड रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन को बाहर रिलीज करना, एंथर का रप्चर होना। ठीक है, अब उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट लेयर होते हैं, उसे हम कहते हैं टैपिटम। अब याद रखो, देखो टैपिटम के सेल जो है वो किस शेप का होते हैं? टैपिटम के सेल मोस्टली पैरामिडल शेप के होते हैं। टैपिटम के सेल्स मोस्टली पैरामिड शेप के होते हैं। मोस्टली किस शेप के होते हैं? पैरामिड शेप के होते हैं। दिस इज द टैपिटम। टैपिटम के सेल्स मोस्टली पैरामिडल शेप है। अब देखो ये है टैपिटम और इनके सेल्स होते हैं पैरामिड शेप। पहला पॉइंट, टैपिटम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि टैपिटम के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, टैपिटम देखो, टैपिटम सिंगल लेयर्ड सेल्स, पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। सिंगल लेयर पैरेन्काइमेटस, सिंगल लेयर पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, टैपिटम के सेल्स जो है वो यानी कौन से होते हैं? सेल्स पैरामिडल शेप होते हैं, सेल्स होते हैं पैरामिडल शेप।
सेल्स पैरामिडल शेप के होते हैं, ठीक। अब तीसरा पॉइंट जो है, सेल्स के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट। सेल्स के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, यानी सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, सेल्स आर, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। सो इनके जो सेल्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। साथ साथ सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म भी रिच अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, यानी डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर एमाइनो एसिड्स, इंजाइम्स, राइबोसोम्स बहुत रिच होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द टेपिटम। तो टेपिटम भी एक सिंगल लेयर्ड, ये है टेपिटम। तो ये भी कितने लेयर के, सिर्फ एक ही लेयर के सेल्स का, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ। तो सेल्स का शेप पैरामिडल शेप, सेल का शेप पैरामिडल शेप। नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब देखो, टेपिटम के सेल्स में 2 न्यूक्लियाई हो सकते, 3 न्यूक्लियाई हो सकते, 4 भी हो सकते, 1 भी हो सकते, बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लियाई। अब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज कैसे डेवलप हुआ टेपिटम के अंदर? देखो, जब इस सेल, ये मिसाल ये एक सिंगल सेल था, हर सेल जो है डिवाइड करते हैं बाय माइटोसिस। अब माइटोसिस से डिवाइड होगा तो सबसे पहले माइटोसिस में डिवाइड होने से पहले किस चीज का डिवाइड, किस चीज का डिवीजन होता है? न्यूक्लियस का। ये न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस का डिवीजन होकर 2 न्यूक्लियस बना है। फिर इनके बीच वॉल फॉर्मेशन होता है, ये न्यूक्लियस अलग सेल में चला जाता है, ये न्यूक्लियस अलग सेल में। अब इधर देखो, कंडीशन दोनों में दिखाऊंगा यहाँ पे किस तरह से मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज अटेन हुए। अब देखो इसका डिवीजन, ये पहले न्यूक्लियाई के डिवीजन को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। पहले न्यूक्लियाई का डिवीजन होकर 2 न्यूक्लियाई, फिर इसके बाद एक न्यूक्लियाई इसमें चला गया, दूसरा न्यूक्लियाई इस सेल में, तो फिर सेल के डिवीजन हो गए, तो एक सेल से 2 बना, ये सिंपल माइटोटिक। अब जब टेपिटम बन रहा था तो इसके पेरेंट सेल में डिवीजन तो हुए, मगर कौन सा? सिर्फ कैरियोकाइनेसिस, इसके अंदर एक न्यूक्लियाई थे। फिर इसके बाद इसका डिवीजन हुआ, लेकिन इसके अंदर दोनों न्यूक्लियाई रह गए, उसके बाद कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ, ये सेल तो बना, लेकिन इस सेल्स का साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, ओनली कैरियोकाइनेसिस हुए, कैरियो। तो जिसकी वजह से टेपिटम मल्टी न्यूक्लिएटेड बने। तो टेपिटम मल्टी न्यूक्लिएट बनने के पीछे राज क्या है? The cells of tapetum attains multinucleate conditions, attains multinucleate condition due to endomitosis, due to endomitosis, endomitosis। किस वजह से इसमें मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज अटेन हुआ? इंडोमाइटोसिस से। किस वजह से? इंडोमाइटोसिस। तो इंडोमाइटोसिस मीन्स कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। ये तो टेपिटम। अब देखो, सबसे पहले टेपिटम क्या कहा था? सिंगल लेयर पैरेन्काइमेटा सेल्स का बना हुआ है। सेल्स पैरामिड शेप के हैं, सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं। टेपिटम के सेल ने मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कैसे अटेन किया? यानी ड्यू टू इंडोमाइटोसिस। माइटोसिस हुए, सिर्फ न्यूक्लियस का ही डिवीजन हुआ, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज बना। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा, डेंस साइटोप्लाज्म। Dense cytoplasm. Dense means cytoplasm is rich in amino acids, rich in enzymes, rich in various protein, ribosomes, etc. तो इसे कहते हैं dense cytoplasm। उसके बाद prominent nuclei. Prominent nuclei means well developed nuclei is present in the cells of tapetum. ये है टेपिटम के बारे में। ये क्या है? टेपिटम के बारे में। अब
ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेपिटम, क्योंकि टेपिटम से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो टेपिटम से रिलेटेड क्वेश्चन नीट्स में भी आते रहते हैं। अब उसके बाद इस टेपिटम के अंदर क्या प्रेजेंट है? इस टेपिटम के अंदर स्पोरोजीनियस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो मैं यहां बनाऊंगा। इस टेपिटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोरोजीनियस सेल्स। इस टेपिटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोरोजीनियस सेल्स। इस टेपिटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोरोजीनियस सेल्स। टेपिटम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोरोजीनियस सेल्स। तो इन सेल्स को हम कहते हैं स्पोरोजीनियस सेल्स। इन सेल्स को क्या कहते हैं? स्पोरोजीनियस सेल्स। इन्हीं स्पोरोजीनियस सेल के अंदर मियोसिस होके बनते हैं माइक्रोस्पोर। अब लास्ट में होते हैं स्पोरोजीनियस सेल्स। स्पोरोजीनियस सेल्स। तो स्पोरोजीनियस ये भी लिविंग सेल है, गिव राइज टू माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर। इन्हीं स्पोरोजीनियस सेल्स में मियोसिस होके बनते हैं माइक्रोस्पोर। इन्हीं स्पोरोजीनियस सेल में मियोसिस होके बनते हैं माइक्रोस्पोर। इन्हीं स्पोरोजीनियस सेल में मियोसिस होके क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर। ये हुआ टेपिटम की एनाटॉमी, सॉरी एंथर की एनाटॉमी। तो इसी को हम कहते हैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम का हो या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो एंथर का स्ट्रक्चर पता चला। अब देखो, अभी मैं टेपिटम का फंक्शन पढ़ाऊंगा। तो टेपिटम का फंक्शन पढ़ाने के बाद आप लोगों को मैं और समझाऊंगा अभी इस स्पोरोजीनस टेपिटम का क्या फंक्शन है और इस स्पोरोजीनस टिश्यू का क्या फंक्शन है। इधर देखो, ये टेपिटम जो है, सबसे पहले फंक्शंस ऑफ टेपिटम, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लिखेंगे इसको अच्छे से। फंक्शंस ऑफ टेपिटम। ये टेपिटम सेल्स सबसे पहले इस स्पोरोजीनस सेल्स में जो माइक्रोस्पोर बन रहे होते हैं, उन माइक्रोस्पोर्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला टेपिटम सेल प्रोवाइड नरिशमेंट टू दी डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। टेपिटम सेल्स का काम है माइक्रोस्पोर्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो टेपिटम एक नर्स सेल्स है। टेपिटम जो है एक नर्स टिश्यू है जो अच्छे से ख्याल रखते हैं, देखभाल करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। किनको? अंदर डेवलप होने वाले माइक्रोस्पोर्स को। किनको? अंदर डेवलप होने वाले माइक्रोस्पोर्स को ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, पहला काम। इसीलिए टेपिटम जो है रिच है साइटोप्लाज्म में। टेपिटम रिच है मल्टी न्यूक्लियर स्टेज, इसलिए है ताकि इनको डबल शिफ्ट में काम करना पड़ते हैं, अपने लिए भी और दूसरे सेल्स को, स्पोरोजीनस सेल को भी नरिशमेंट प्रोवाइड करने में। उसके बाद दूसरा फंक्शन टेपिटम का, ये केलेस इंजाइम बनाते हैं। केलेस इंजाइम जब पोलन बनते हैं इस स्पोरोजीनस टिश्यू से, आगे आगे दिखाऊंगा, तो माइक्रोस्पोर आपस में एक दूसरे के साथ चिपक के होते हैं। किसकी वजह से? केलोस वाल की वजह से। उस केलोस वाल को डिसॉल्व करके पोलन्स को सेपरेट करने के इंजाइम को कहते हैं केलेस इंजाइम, वो भी बनाते हैं टेपिटम। अब तीसरा फैक्टर, जो पोलन ग्रेन बनते हैं उसके दो वाल्स होते हैं, इनर वाल को इंटाइन एंड आउटर वाल को एक्साइन। एक्साइन जो है एक टफ सब्सटेंस का बना होता है जिसे हम कहते हैं सुपोरोपोलिनिन। तो ये सुपोरोपोलिनिन भी टेपिटम बनाते हैं। आगे एक एक चीजें समझेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं फंक्शंस ऑफ टेपिटम दिखाऊंगा, ठीक है। इससे पहले मैं आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से एक और फिगर दिखाऊंगा ताकि आपको चीजें क्लियर रहे। ये आपके एनसीईआरटी 12 टेक्स्ट बुक का पेपर है। ये एक डायग्रामेटिक डायग्राम है, ये आउटलाइन है। आउटर मोस्ट ये एपिडर्मिस, उसके बाद दूसरा लेयर इंडोथीसियम, तीसरा लेयर मिडल लेयर, और जो रेड रेड यहाँ पे बना है न्यूक्लियर, ये है टेपिटम। क्या है ये? इसको लेबल करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्स में यही डायग्राम पुट करके क्वेश्चंस दिए गए थे, क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। अब इस टेपिटम के अंदर जो है, जो डेवलप हो रहे हैं, ये है स्पोरोजीनस सेल। स्पोरोजीनस सेल। अब यहां देखो, कल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भाई ये क्या है? इसी पे मैं क्वेश्चन पुट करूंगा, ठीक है, यहीं पे।
हाँ, ओह, ए, उसके बाद बी, सी, डी, ई एंड एफ। तो बताइए ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। इधर देखो, ए अंदर वाला, मैंने क्या कहा था, अंदर स्पोरोजीनस, अंदर वाला क्या है, स्पोरोजीनस या स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू। उसके बाद बी देखो, ये वाला, ये जब स्पोरोजीनस टिश्यू है तो बी ये वाला हिस्सा है, तो बी क्या हो सकता है, टेपिटम, टेपिटम। अब बी के बाद ये बीच वाले लेयर्स, बीच वाले लेयर, ये कौन सा लेयर है, ये मिडल लेयर है। कौन सी लेयर है, तो मिडल लेयर किसको रिप्रेजेंट किया, एफ को, मिडल लेयर। सी एंडोथीसियम, और उसके बाद डी एपिडर्मिस, एपी, ये ई कनेक्टिव, सेंटर पे होते हैं कनेक्टिव, ठीक है। यहां पे ये वाला रीजन्स पे प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव, यानी ये कनेक्टिव, ये है कनेक्टिव। ये कनेक्टिव जो है इन दो चैम्बर्स को सेपरेट करने में मदद करते हैं, ये कनेक्टिव दो चैम्बर्स को सेपरेट करने में मदद करते हैं। तभी तो एंथर को हमने बाइलोब कहा, बाइलोब्ड एंथर कहा, डाइथिकस एंथर कहा। डाइथिकस मीन्स एंथर व्हिच हैज टू लोब्स। देखो, एक लोब के अंदर कितनी पोलन ग्रेन बनने वाली जगह है, दो। इस लोब के अंदर दो, इस लोब के अंदर दो। तो मैंने कहा ना, बाइलोब्ड एंथर इज टेट्रास्पोरेंजियड, यानी टेट्रास्पोरेंजियड वर्ड आप समझ आया कि किसे कहते हैं, चार माइक्रोस्पोर डेवलप होने वाली जगह, एक, दो, तीन, चार, चारों कोने में पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं। हर पोलन ग्रेन डेवलप होने वाली जगह को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब बीच में कनेक्टिव है। अब इस कनेक्टिव के बेसिस पे मैं एंथर के और चार टाइप्स बताऊंगा अभी टेपिटम के बाद, ठीक है। इस कनेक्टिव ने इन दो लोब्स को अलग किया, एक लोब इस तरफ, एक लोब इस तरफ, एक लोब इस तरफ, एक लोब इस तरफ। तो इस तरह जब एक एंथर में दो लोब होते हैं, दिस वन इज कॉल्ड डाइथिकस एंथर, दिस इज कॉल्ड डाइथिकस एंथर। अब हम टेपिटम के फंक्शंस के बारे में थोड़ा लिखते हैं। फंक्शंस ऑफ टेपिटम, अब फंक्शंस लिखो, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला पॉइंट, टेपिटम प्रोवाइड nourishment to the developing microspore। सबसे पहले टेपिटम जो है वो प्रोवाइड करते हैं नरिशमेंट किसको, डेवलप होने वाले माइक्रोस्पोर्स को। दूसरा फंक्शन टेपिटम का सिक्रीट केलेस इंजाइम। टेपिटम सिक्रीट करते हैं केलेस इंजाइम विच डिसॉल्व केलोस wall between the pollen tetrate। टेपिटम सिक्रीट करते हैं केलेस एंजाइम जो डिसॉल्व करते हैं केलोस वॉल को पोलन टेट्रेट में से और पोलन को रिलीज करते हैं। देखो, जब पोलन मियोसिस से बनते हैं तो एक सेल में मियोसिस होने के बाद चार पोलन ग्रेन बनते हैं। तो चार मैं यहाँ नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक पीछे की तरफ होगा। अब इन चारों के चारों को आपस में कनेक्ट रखते हैं किसकी वजह से, केलोस वॉल की वजह से, केलोस वॉल की मदद से। इस केलोस वॉल को रप्चर करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं केलेस एंजाइम। कौन सा एंजाइम, केलेस लेस। जहां पे एंजाइम का नोमेनक्लेचर में एज मीन्स एंजाइम, सेल्यूलेस, सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम, यानी
उसके बाद केलेस एंजाइम, केलोस को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम, पैक्टिनेस, पैक्टिन को ब्रेक डाउन करने एंजाइम की नोमेनक्लेचर लास्ट में एएसई होते हैं। तो एंजाइम को रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन से सबस्ट्रेट को ये ब्रेक डाउन करते हैं। अब देखो, जब इस वॉल को रप्चर किया, ब्रेक डाउन किया, डिसॉल्व किया, तो चारों का चारों पोलन ग्रेन क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो इस पोलन ग्रेन को पोलन टेट्रेट से अलग करने का काम करते हैं केलेस एंजाइम, जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, जो टेपिटम के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद नंबर थर्ड पॉइंट जो है टेपिटम का, यूबिश-कोटेड स्पोरोपोलिनिन, यूबिश-कोटेड स्पोरोपोलिनिन मीन्स एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन, यानी पोलन ग्रेन का एक्साइन। ये भी कौन बनाते हैं, पोलन ग्रेन का एक्साइन जो है ये भी टेपिटम ही बनाते हैं। अब देखो स्पोरोपोलिनिन क्या है। स्पोरोपोलिनिन हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकलने वाले सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इसको ब्रेक डाउन करने के लिए अभी तक कोई बायोलॉजिकल एंजाइम मौजूद में नहीं आया है। नो बायोलॉजिकल एंजाइम is present to dissolve, no biological enzyme is present to digest स्पोरोपोलिनिन। इस स्पोरोपोलिनिन को डाइजेस्ट करने वाला कोई बायोलॉजिकल एंजाइम अभी तक वजूद में नहीं आया है। तो सिक्रीट यूबिश कोटेड स्पोरोपोलिनिन मीन्स हर एक पोलन ग्रेन में दो वाल्स होते हैं। ये पोलन ग्रेन मान लो इसका न्यूक्लियस है, तो इसके बाहर से और एक वाल होते हैं, इसके बाहर से और एक वाल होते हैं, उस वाल को हम कहते हैं एक्साइन। ये एक्साइन बना होता है स्पोरोपोलिनिन का। तो ये स्पोरोपोलिनिन किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ये द्वारा बनाए जाते हैं टेपिटम के द्वारा। ठीक है, तीन फंक्शन हो गए। और इंपॉर्टेंट चौथा फंक्शन जो है टेपिटम का, सिक्रीट पोलन कंपैटिबिलिटी फैक्टर, पोलन पेस्टिल कंपैटिबिलिटी फैक्टर। पोलन और पेस्टिल को इंटरेक्ट करते वक्त दो केमिकल्स के बीच इंटरेक्शन होते हैं। वही केमिकल इंटरेक्शन डिसाइड करते हैं कि वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट होना है कि नहीं होना है। तो वो डिसाइडिंग फैक्टर कौन सिक्रीट करते हैं, वो भी टेपिटम ही सिक्रीट करते हैं। तो ये रहा टेपिटम्स के फंक्शन। तो इन चार फंक्शंस को अच्छे से याद रखो, तो एग्जाम में भी काम आएंगे। अब उसके बाद मैंने कहा था, देखो इस बाइलोब्ड एंथर में बाइलोब एंथर में बीच में कुछ सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं कनेक्टिव। अब ये कनेक्टिव किस तरह से कनेक्ट है एंथर के साथ, इसके बेसिस पे, यानी एंथर की चार टाइप्स होते हैं। छोटा सा पॉइंट है बस। फिक्सेशन ऑफ एंथर, एंथर का फिक्सेशन किसका, एंथर और फिलामेंट फिक्स्ड कैसे है। ठीक है, देखो ये एंथर है, बाइलोब्ड एंथर। अगर ये एंथर और कनेक्टिव जो है इसका आगे से फिक्स है, यानी बेस आगे से, ठीक है, इसको हम कहते हैं बेसी फिक्स्ड, बेसी फिक्स्ड, बेसी फिक्स्ड। फ्रंट साइड से, बेसल साइड से अगर ये अटैच है, अगर ये कनेक्टिव इस स्लोप के साथ फ्रंट साइड से फिक्स है तो बेसी फिक्स्ड। अगर एंथर, ये है एंथर का बाइलोब, तो अगर
ये बैक साइड से फिक्स है, तो इसे हम कहते हैं डॉर्सिफिक्सिट। बैक साइड से फिक्स होगा तो क्या कहते हैं इसको हम? डॉर्सिफिक्सिट। अगर देखो ये एंथर है, ठीक, बीच में कनेक्टिव है, लेकिन कनेक्टिव पूरी थ्रू आउट द इंटायर लेंथ है, ये कनेक्टिव पूरा ऊपर से लेके नीचे तक कंटिन्यूअस है। अब ये पूरा आगे तक भी नीचे तक कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, ये वाला है। अगर एंथर, ये एंथर कनेक्टिव थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द एंथर, इस एंथर के पूरे ऊपर से लेके नीचे तक कंटिन्यू है, तो इसको हम कहते हैं एडिनेट। क्या कहते हैं? एडिनेट। अब फोर्थ टाइप देखो, अगर एंथर यानी ये कनेक्टिव सेंटर पे कनेक्ट हो और एंथर जो है वो डेंडलिंग कर रहे आगे पीछे आगे पीछे, अगर मैं अपने हाथ की यहाँ पे कोई स्टैंड लगाऊं, यहाँ ये भी नहीं होता तो क्या आगे ही हो जाता है, आगे की तरफ झुकता है, पीछे से होता है, पीछे की तरफ झुकता है, ऐसे। तो इस तरह की एंथर को हम कहते हैं वर्सटाइल। तो ये वर्सटाइल टाइप का एंथर जो है मोस्ट कॉमन है किसमें? एनेमोफिलस प्लांट है। एनेमो PHILOUS, एनेमोफिलस प्लांट में, यानी विंड पॉलिनेटेड प्लांट में कॉमन है, क्योंकि जब विंड आएंगे तो हीलिंग है, तभी तो इसके अंदर पोलन ग्रेन रिलीज होगा। तो एनेमोफिलस, ये छोटा सा पॉइंट था। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट को समझने से पहले फिर से यहां आ जाओ। ये है एंथर, ये है टेपिटम। अब इस टेपिटम के अंदर जो है माइक्रोस्पोर से, यानी स्पोरोजीनस सेल से, टिश्यू से कैसे माइक्रोस्पोर बनते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब यहां तक तो हमने एंथर का स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया, समझ लिया। अब हमें पढ़ना है कि माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं, माइक्रोस्पोर डेवलप कैसे होते हैं। तो ये नोट करो। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नेक्स्ट टॉपिक क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर mother cell is called microsporogenesis. यानी माइक्रोस्पोर डेवलप होना, माइक्रोस्पोरो डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर बनना, किससे बनना? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। अब ये नहीं देखो, बाय मियोसिस, बाय मियोसिस is called microsporogenesis. तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से, माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस होकर माइक्रोस्पोर्स बनना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो बहुत पहले से ही कंटिन्यू होते, ठीक है। सबसे पहले मैं यहां से लिखूंगा the archosporial cells. तो archosporial cells means cells below hypodermal cells.
हाइपोडर्मल मीन्स देखो, जब एंथर बिल्कुल यंग होते हैं, जवान ताजे ताजे बन रहे होते हैं, उस वक्त ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते हैं बेटा। जो मैंने यहाँ दिखाया, ये जब लेयर्स ये सारे उस वक्त बने नहीं होते हैं। जब एंथर यंग होता है, उसके अंदर खाली पैरेन्काइमेटल सेल होते हैं, लगातार ऐसे सेल्स होते हैं, बस एपिडर्मिस होते हैं। उस वक्त एपिडर्मिस होते हैं, सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस एपिडर्मिस होते हैं, ठीक। इस एपिडर्मिस के नीचे जो सेल्स होते हैं, इन नीचे वाले सेल्स को हम कहते हैं हाइपोडर्मल सेल्स। क्या कहते हैं इन नीचे वाले सेल्स को? हाइपोडर्मल सेल्स। देखो, अब इसको समझाने के लिए मैं फिर से एक एंथर बनाऊंगा, तो उस एंथर से हम लोगों को समझ आएंगे। पहले यहीं पे लिखो, बस ये एंथर है, ठीक है। अब देखो, अब तो मैं जल्दी जल्दी बनाऊंगा, पहले मैंने अच्छे से बनाया था, ठीक है। ये एपिडर्मिस, मान लो ये क्या है, ये एपिडर्मिस है, ये है एपिडर्मिस, ये है एपिडर्मिस, ये है एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस के नीचे कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एपिडर्मिस के जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, इस रीजन को हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। जब ये पूरे यंग होते हैं, ये हाइपोडर्मल सेल्स, ये हाइपोडर्मल सेल्स। इन हाइपोडर्मल सेल्स में सबसे पहले डिवीजन होते हैं। इन हाइपोडर्मल सेल में सबसे पहले क्या होते हैं? डिवीजन होती है। डिवीजन होके दो ग्रुप्स के सेल्स बनाते हैं। बाहर वाले सेल को देखो, यहां से इस सेल्स को हम कहते हैं आर्चस्पोरियल सेल। क्या कहते हैं? आर्चस्पोरियल सेल। कौन से सेल को? जो एपिडर्मिस के नीचे, जो एपिडर्मिस के नीचे है, उस सेल को हम क्या कहते हैं? आर्चस्पोरियल सेल। अब ये आर्चस्पोरियल सेल ये है, सबसे पहले इसमें डिवीजन होते हैं पेरिकिलिनल। कौन सी डिवीजन? ये है आर्चस्पोरियल सेल। कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। आर्चस्पोरियल सेल, ये सारा डेवलपमेंट हमें नहीं पढ़ना है, ये हाई लेवल। देखो, कंसेप्ट को समझने का, आर्चस्पोरियल सेल, इस आर्चस्पोरियल सेल में पेरिकिलिनल डिवीजन होते हैं। पेरिकिलिनल डिवीजन किसे कहते हैं? पेरिकिलिनल डिवीजन मीन्स ट्रांसफर डिवीजन, यानी इस तरह का डिवीजन होते हैं। तो इस डिवीजन को हम क्या कहते हैं? पेरिकिलिनल डिवीजन। पेरिकिलिनल डिवीजन मीन ट्रांसफर डिवीजन। पेरिकिलिनल में ट्रांसफर डिवीजन। अब इसमें ट्रांसफर डिवीजन हुआ तो क्या बनेंगे? दो सेल्स बनेंगे, दो सेल्स बनेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल। अब एक सेल ये हुआ, दूसरा सेल ये हुआ, तो इस सेल्स के अंदर पेरिकिलिनल डिवीजन हुआ, दो सेल बना। इस सेल के अंदर पेरिकिलिनल डिवीजन हुआ, हॉरिजॉन्टल डिवीजन होकर दो सेल बना, एक सेल में तो नहीं। अब इस रीजन में जितनी भी सेल है, सब सेल में इस तरह की डिवीजन होकर दो सेल बनेंगे। ऊपर वाले सेल को हम कहते हैं पैराइटल सेल्स, पैराइटल सेल्स। नीचे वाले सेल्स के लेयर को हम कहते हैं सुपोरोजीनियस सेल्स, राइट, सुपोरोजीनियस सेल्स। आउटर वाले सेल्स के लेयर को क्या कहते हैं? पैराइटल सेल। अंदर वाले सेल को कहते हैं सुपोरोजीनियस सेल। अंदर वाले सेल को क्या कहते हैं? सुपोरोजीनियस सेल। बाहर वाले सेल को क्या कहते हैं? पैराइटल सेल। अंदर वाले सेल को सुपोरोजीनियस सेल कहते हैं, राइट। अब इधर देखो, फिर ये पैराइटल सेल, फिर ये पैराइटल सेल में और लगातार डिवीजन होते हैं, दोनों तरह के, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन भी, हॉरिजॉन्टल डिवीजन भी। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन भी, हॉरिजॉन्टल, यानी दिस पैराइटल सेल अंडरगो रिपीटेड पेरिकिलिनल एंड इंटीकिलिनल डिवीजन टू फॉर्म कंसेंट्रिक लेयर ऑफ सेल्स। कंसेंट्रिक लेयर ऑफ सेल्स, सेल्स के पूरे लेयर बनाते हैं।
यही पैराइटल सेल्स में लगातार डिवीजन होते हैं, ट्रांसफर डिवीजन, फिर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, कंसेंट्रिक लेयर ऑफ सेल बनाते हैं। उस सेल्स में कौन कौन सी लेयर्स को ये जन्म देती हैं? पैराइटल सेल ये जन्म देती हैं एपिडर्मिस को, ये जन्म देती है इंडोथीसियम को, ये जन्म देते हैं मिडल लेयर को, ये जन्म देती है टेपिटम को। ये सारे सेल जो है वो पैराइटल सेल बनाते हैं। तो फिर ये स्पोरोजीनस सेल क्या बनाते हैं? इसका काम है माइक्रोस्पोर बनाना, माइक्रोस्पोर। ठीक, इसका काम है क्या है? माइक्रोस्पोर। अब ये मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूं, देखो कैसे माइक्रोस्पोर बनते हैं। सबसे पहले होते हैं आर्चोस्पोरियल सेल्स, द सेल्स बिलो द एपिडर्मिस, सिंपल भाषा। एपिडर्मिस के जस्ट बिलो वाले सेल्स, इनके अंदर डिवीजन होती है। तो सबसे पहले डिवीजन होकर ये दो टाइप के सेल्स को बनाते हैं। एक सेल्स की लेयर को हम कहते हैं जो बाहर की तरफ जो सेल, पहला इन तमाम आर्चोस्पोरियल सेल्स में डिवाइड होते हैं। ये मिसाल के तौर पर आर्चोस्पोरियल सेल्स का लेयर है। तो इसमें डिवीजन होने के बाद सेल्स की दो लेयर बनेंगे। एक ये बस जो ऊपर से होगा उस लेयर को आपका हो पैराइटल सेल्स, नीचे वाले को स्पोरोजीनस। ऊपर वाला लेयर जो बाहर साइड से है वो इन तमाम पार्ट्स को बनाते हैं। जो स्पोरोजीनस है वो सिर्फ माइक्रोस्पोर को ही बनाते हैं। तो आर्चोस्पोरियल सेल में डिवीजन होते हैं तो क्या बनाते हैं? पैराइटल सेल्स। और जो अंदर की तरफ होते हैं उससे हम कहते हैं स्पोरोजीनस सेल्स। पैराइटल सेल्स जो कहां पे लाई आउटसाइड, जो बाहर की तरफ हो। जो सेल डिवीजन के बाद अंदर की तरफ हो, इनर साइड की तरफ, इनर साइड। कौन से डिवीजन होते हैं इनमें? माइटोसिस होते हैं पहले, माइटोसिस। कौन सी माइटोसिस? पहला डिवीजन कौन सा? पहला डिवीजन पेरिकिलिनल, पेरिकिलिनल मीन्स हॉरिजॉन्टल। अब इस पैराइटल सेल में लगातार डिवीजन होते हैं, बहुत सारे सेल्स के लेयर वो बनाते हैं। देखो अब इसमें लगातार डिवीजन होकर क्या बनाते हैं? सबसे पहले तो ये बनाते हैं एपिडर्मिस, फिर इसके बाद ये क्या बनाते हैं? मिडल लेयर, फिर ये क्या बनाते हैं? मिडल लेयर के बाद ये एपिडर्मिस, फिर इंडोथीसियम, इंडोथीसियम के बाद मिडल लेयर, मिडल लेयर के बाद टेपिटम। ये सारी चीजें कौन बनाते हैं? ये बनाते हैं पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स यानी रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन से, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन से। ठीक, मिडल लेयर कितने होते हैं? 2 से 3। ये एक, ये भी एक, ये भी एक सिंगल लेयर के। ठीक है। अब स्पोरोजीनस सेल्स जो अंदर मौजूद हैं यहां पे, इसके अंदर जो येलो कलर से बनाए हैं, ये स्पोरोजीनस सेल पहले अपने नंबर इंक्रीज करते हैं माइटोसिस से, यानी साइज में इंक्रीज हो जाते हैं। ये देखो ये स्पोरोजीनस सेल है, इसके साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये स्पोरोजीनस सेल है, जीनस सेल। अब इस स्पोरोजीनस सेल पहले साइज में इनलार्ज हो जाते हैं, स्पोरोजीनस सेल में साइज में इंक्रीज करते हैं, इनलार्ज इन साइज। तो जब ये साइज में बढ़ जाते हैं, थोड़ा बढ़ गया साइज में, ठीक है, अब ये सेल तैयार है किसके लिए? कौन सी प्रोसेस को दिखाने के लिए? मियोसिस की प्रोसेस से डिवीजन होने के लिए तैयार है। नाउ दिस सेल इज रेडी टू डिवाइड बाय द प्रोसेस, बाय मीन ऑफ मियोसिस। अब ये सेल जो है मियोसिस की प्रोसेस से डिवाइड होने के लिए तैयार है।
ये सेल अब लार्ज है, अब ये तैयार है, इसके अंदर अब फर्दर माइटोसिस नहीं होगा। तो यहां पे तो माइटोसिस होके बना, लेकिन नेक्स्ट स्टेप अब माइटोसिस नहीं, इनमें मियोसिस होगी। अब मियोसिस से पहले इस सेल को हम सुपोरोजीनस सेल नहीं कहेंगे, इस सेल का नाम अब चेंज होगा, इस सेल का नाम होंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। नाउ दिस सेल नेम इज चेंज्ड, इट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोरोसाइट दूसरा नाम माइक्रोस्पोरोसाइट। तो इस सेल का नाम या तो माइक्रोस्पोर मदर सेल है या माइक्रोस्पोरोसाइट। अब ये डिवीजन हुई किस मींस ऑफ प्रोसेस से? मियोसिस से। कौन सी सेल डिवीजन से? माइटोसिस की मियोसिस? मियोसिस से। तो मियोसिस से होगा तो ये सेल का जो क्रोमोसोम नंबर पोलैरिटी लेवल क्या होगा? 2n डिप्लॉइड। इस सेल का पोलैरिटी लेवल ये भी डिप्लॉइड 2n। अब मियोसिस से बनेंगे। तो मियोसिस के बाद आप लोगों ने बहुत प्रीवियस क्लास में भी ज़ूलॉजी में हर एक यानी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में पढ़ा होगा, जब भी मियोसिस होते हैं तो एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड एक सेल से कितने सेल बनते हैं? 4। लेकिन यहां पे 4 का 4 जो है आपस में फ्यूज रहते हैं। किसकी वजह से? केलोस वॉल की। यहां 3 या 4 टाइप के पोलन यानी टेट्रेड बनते हैं, 3 या 4 टाइप के पोलन टेट्रेड। एक टाइप में चारों का चारों पोलन ग्रेन जो है वो आपस में फ्यूज रहते हैं, एक इस तरफ दूसरा इस तरफ, एक हाथ के आगे से एक पीछे से। तो पीछे वाला तो हमें नजर नहीं आएंगे। अगर मैं 4 बॉल 3D में रखूंगा, बिल्कुल एक आगे से एक पीछे से, 2 आगे से, तो पीछे वाला नजर नहीं आएगा। तो इस तरह की स्ट्रक्चर को कहते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। इसको क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप है। बहुत सारे प्लांट में बिल्कुल इसी तरह के यानी पोलन टेट्रेड बनते हैं। टेट्रेड किस लिए? क्योंकि इसमें 4 पोलन ग्रेन है, 4 माइक्रोस्पोर है, अलग अलग 4 माइक्रोस्पोर है। तो इस अरेंजमेंट को ये आपस में केलोस की मदद से, केलोस वॉल है, केलोस वॉल की वजह से ये चारों के चारों फ्यूज रहते हैं। तो इसको हम कहते हैं ये मोस्ट कॉमन टाइप है, मोस्ट कॉमन। अब मैंने कहा था जब पोलन टेट्रेड बनते हैं तो इस पोलन टेट्रेड में से इन पोलन को सेपरेट करने का काम कौन करते हैं? केलेज एंजाइम। कौन करते हैं? केलेज एंजाइम। केलेज एंजाइम ने जब अलग किया है तो देखो चारों पोलन ग्रेन अलग हो गए, चारों पोलन ग्रेन अलग हो गए। तब अब आप इनको हम कह सकते हैं माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर। ये प्रोसेस मैं यहां दिखाऊंगा। अब मैं टेपिटम से ही शुरू करता हूं। ठीक है, पहला ये वाला। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो है माइक्रोस्पोर, सबसे पहले स्पोरोजीनियस सेल्स अपने आप को एक दूसरे से अलग करते हैं, इनके बीच भी वॉल डिसॉल्व हो जाते हैं, अलग किया। नाउ द फर्स्ट वी कॉल इट, दिस सेल इज कॉल्ड एज माइक्रो। इस सेल को क्या कहते हैं? स्पोरोजीनियस सेल। अब उसके बाद स्टेप बाय स्टेप देखो, स्टेप बाय स्टेप। फिर ये स्पोरोजीनियस सेल सेकंड यहां पे इसी प्रोसेस, इसके बाद कौन सा प्रोसेस होता है मैं इस कोने में दिखाऊंगा। इसके बाद कौन सी प्रोसेस ऑपरेट होते हैं ये मैं दिखाऊंगा इस कोने में। खाली टेपिटम से आगे मैं प्रोसेस को कंटिन्यू करूं। ठीक है, आपको पता है मिडल लाइन का इतना रोल नहीं है यहां। अब क्या किया इस बार? अब ये ये स्पोरोजीनियस सेल ने अपना साइज बढ़ा दिया, इंक्रीज किया, साइज बढ़ाया। अब इस वक्त हम इनको स्पोरोजीनियस सेल नहीं कहेंगे, बल्कि इस सेल को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब उसके बाद इसी स्टेप को इस कोने में कंटिन्यू करूंगा। जब ये बंद रहे होते इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाला कौन है? टेपिटम।
तो दिस इज टेपिटम। ठीक है, टेपिटम है, टेपिटम। अब देखो इस माइक्रोस्पोर के अंदर मियोसिस हुआ तो बना पोलन टेट्रेट, पोलन टेट्रेट, टेट्रेट, टेट्रेट बना। नाउ दिस इज कॉल्ड इट पोलन टेट्रेट। इसको क्या कहते हैं? पोलन टेट्रेट। अब यहां पोलन टेट्रेट वक्त कौन सा प्रोसेस हुआ? यहां पे हुआ मियोसिस। किन में हुआ मियोसिस? माइक्रोस्पोर मदर सेल में। मियोसिस किन में हुआ? माइक्रोस्पोर मदर सेल में। अब देखो, अब उसके बाद आगे की स्टेप को यहां पे कंटिन्यू करूंगा। फिर से टेपिटम बनाओ। अब इसके अंदर जो पोलन टेट्रेट है इनको सेपरेट करेंगे कौन? केलोस एंजाइम, केलेस एंजाइम। थोड़ा बड़ा करो। अब ये माइक्रोस्पोर अलग हो गए, इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर्स। अब हम इनको कह सकते हैं माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस हुआ कौन सी? ये पूरा प्रोसेस हुआ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब इधर देखो क्या बना? टेट्राहेड्रल। अब बहुत सारे प्लांट्स में ये टेट्राहेड्रल यानी पोलन टेट्रेट डिफरेंट टाइप्स के बनते हैं। देखो टाइप्स ऑफ पोलन टेट्रेट। सबसे पहले मोस्ट कॉमन टाइप के पोलन टेट्रेट एक पीछे से होगी। ठीक है, तो इस तरह की टाइप को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। हिड्रल, ये टेट्राहेड्रल टाइप का पोलन ग्रेन मोस्ट कॉमन लेकिन प्लांट्स में बनते हैं डाइकॉट में। डाइकॉट। अब दूसरा मोनोकॉट में, इस तरह से नहीं, अब इनमें बनते हैं इस तरह से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। देखो यहां चारों का चारों पोलन टेट्रेट नजर आ रहे हैं। ए 1 2 3 4 चारों का चारों नजर आ रहे हैं। इसको हम कहते हैं, इस अरेंजमेंट को आइसोबाइलेटरल। ये मोस्ट कॉमन है किन में? कॉमन किन में है? मोनोकॉट में, मोनोकॉट। एंड नंबर थर्ड, सब एक ही लाइन में होते, 1 2 3 4। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं लीनियर। ये कुछ प्लांट्स में होते हैं लीनियर टेट्रेट, लीनियर टेट्रेट, आइसोबाइलेटरल टेट्रेट। और उसके बाद चौथा टाइप होते हैं डिकैसेट। 1 2 बस। डिकैसेट 2
3 4 टी शेपेड में होते हैं, या इसका टी शेप भी का। तो दिस आर द टाइप्स ऑफ पोलन टेट्रेट फॉर्मेशन। अब देखो इन पोलन टेट्रेट्स में से पोलन्स को सेपरेट कौन करेंगे? अब यहां पे देखो बस एक बार, स्पोरोजीनस सेल्स, इन स्पोरोजीनस सेल में पहले माइटोसिस होगा, तो साइज में इंक्रीज हुआ, पहले माइटोसिस यानी साइज में इनलार्ज इन साइज, साइज इंक्रीज हुआ। अब इसे हम कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस, तो क्या बनेगी? पोलन टेट्रेट, पोलन टेट्रेट। इस पोलन टेट्रेट को में से इसको केलेस एंजाइम इन टेट्रेट को क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करने के बाद क्या बनेगा? यहाँ पे ये बनेंगे अलग अलग पोलन बनेगा, 1 2 3 4, ये हुआ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। अब इस माइक्रोस्पोर का आगे क्या होगा वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगी, ठीक है? इस माइक्रोस्पोर का आगे क्या होगा वो होगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसंट्रेशन। तो यहीं पे हम ये आज के टॉपिक को क्लोज करते हैं। थैंक यू।